हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कसकाय, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल पे, दैट इज़ क्लैट अड्डा। और आज जैसा कि आपको पता है हम कर रहे हैं तैयारी MHCET एग्जामिनेशन की। और इस MHCET एग्जामिनेशन की तैयारी के दौर पे ही हम आज पहुंच चुके हैं एक ऐसे मोड़ पे जहां पर आज हम करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। हमने बहुत सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ख़त्म कर ली है, हमने बहुत सारी चीज़ें हमारे कॉन्ट्रैक्ट की ख़त्म करी है। अब हमारा उद्देश्य ये है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन और नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ जो हैं उनको यहाँ पर कवर करें, जिनमें से सारी की सारी नहीं करवाऊँगा क्योंकि ऑब्वियसली टाइम परमिट नहीं करेगा। एंड एट द सेम टाइम आपको लिए वो चीज़ पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है जो कि सवाल पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में। एंड इसीलिए जो मैं आपके लिए आंखों के सामने लेकर आया हूँ वो कुछ 2 या 3 बॉडीज़ हैं, जिनमें सबसे पहले आती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्यों इंपॉर्टेंट है वो मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको बताने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको अब तक ये पता चल चुका होगा दैट व्हेन वी टॉक अबाउट इलेक्शन या रादर व्हेन वी टॉक अबाउट डेमोक्रेसी, इंडिया में अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें या रादर फॉर टाइम बिंग कहीं पे भी अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी बेसिकली क्या होता है। सर, डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। यानी ये एक ऐसी सरकार है जो कि लोगों के द्वारा ही चुनी जाती है, लोगों के लिए ही चुनी जाती है और लोगों में से ही चुनी जाती है, राइट। तो कहने का मतलब अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या जरूरी है। सर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो जरूरी है दैट इज इलेक्शन। इलेक्शन, बट ये इलेक्शन कैसा होना चाहिए? क्या ये इलेक्शन रिग्ड होना चाहिए? क्या ये इलेक्शन ऐसा होना चाहिए जहां पे एक पार्टी जो ऑलरेडी इन पावर है वो डोमिनेट कर सके, या फिर ये इलेक्शन ऐसा होना चाहिए जो कि फ्री एंड फेयर हो? जी हाँ, इलेक्शन होना चाहिए सर एंड मैम फ्री एंड फेयर। बट जब हम बात कर रहे हैं फ्री एंड फेयर की, तो फ्री का मतलब क्या? क्या फ्री का मतलब हम ये कह रहे हैं जहां पे जो इलेक्शन किया जा रहा है वो बिना किसी पैसों के हो? नहीं सर। जब हम बात कर रहे हैं फ्री की, तो फ्री का मतलब है जहां पर आपका विल जो है, आपका विल किसी व्यक्ति को वोट डालने का जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। वो इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए किसकी मदद से? सर, किसी पावर की मदद से, किसी पैसे की मदद से, किसी प्रकार के इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस की मदद से ये इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। इसीलिए आप अपने फ्री विल के साथ जो है चुनाव में वोट डाल सकें, दैट इज व्हाट इज नोन एज फ्री इलेक्शन। एंड जब हम बात करते हैं फ्री इलेक्शन की, सर ये एक बहुत अहम हिस्सा है हमारी डेमोक्रेसी का, और रादर सबसे बड़ा हिस्सा है, क्योंकि अनटिल एंड अनलेस, आई रिपीट, क्योंकि अनटिल एंड अनलेस देयर आर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, तब तक आपको जो सरकार का हम सपना देख रहे हैं जो लोगों के द्वारा चुनी जाए वो सही तरीके से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट ये है कि जो सरकार आ रही है वो लोगों के विल से आए, लेकिन अगर लोगों के विल को ही खरीद लिया जाए तो क्या हम ये मानेंगे कि जो सरकार आई है वो डेमोक्रेटिकली आई है? आंसर इज डेफिनेटली नो। सो फॉर दैट रीजन व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट? सो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज दैट देयर हैज टू बी अ बॉडी, देयर हैज टू बी अ बॉडी जो कि क्या करे? सर, विच इज गिवन द टास्क ऑफ maintaining free and fair elections in the country. And when we say given the task of maintaining free and fair elections of the country, that means we want to say that this particular institution shall act as the bulwark for free and fair elections in the country. And that is what is the task which has been given to the Election Commission of India. When we talk about Election Commission of India, so basically it is the commission, or rather it is the institution which is given the responsibility of maintaining free and fair elections in India. जो भी इलेक्शंस हो रहे हैं वो कब होंगे? जो भी इलेक्शंस हो रहे हैं वो कब होंगे? जो भी इलेक्शंस हो रहे हैं उसका पूरा का पूरा डेट कब आएगा, वो कब शुरू होगा, कब तक जो है मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट लागू रहेगा, ये सारी चीजें इंश्योर करने का काम किसका है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का यह काम है कि वो ध्यान रखे कि जो इलेक्शन बूथ पे यूज होने वाली क्या है? सर, वोटिंग मशीन्स, उनमें किसी भी प्रकार की रिगिंग ना हो। इलेक्शन कमीशन का यह काम है कि वो ध्यान रखे कि पूरे के पूरे प्रोसेस में कहीं पर भी रिगिंग नहीं हो रही है, कहीं पे भी इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है, कहीं पे भी पावर का गलत उपयोग करके लोगों से जबरदस्ती वोट नहीं डलवाया जा रहा है। दिस इज समथिंग विच इज द टास्क ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एंड दस it acts as what? Sir, it acts as the bulwark of, I repeat, it acts as the bulwark of the Indian democracy
एंड द इलेक्शंस इन इंडिया। ठीक है, अब बात करते हैं सर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। When we talk about the Election Commission of India, आपको ये पता होना चाहिए that it is a multi-member body. When we say it is a multi-member body, कितने members सर, कितने? तो ये आपको पता होना चाहिए that Election Commission of India में 3 members होते हैं, 3, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। आई रिपीट, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। ये जो मेंबर्स होते हैं ये मिलके हमारे देश में 4 अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के चुनाव करवाते हैं। यस, दिस इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि आखिर ये जो 4 इंस्टीट्यूशंस हैं ये कौन से हैं जिनका इलेक्शन यहां पे करवाया जा रहा है। सर, द वेरी फर्स्ट वन इज फॉर द पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आई रिपीट अगेन, फॉर द पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द अदर वन इज द पोजीशन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराएगा। इसके अलावा हमारे पार्लियामेंट में होने वाले चुनाव, फॉर एग्जाम्पल लोकसभा के मेंबर्स का चुनाव या फिर राज्यसभा के मेंबर्स का चुनाव भी किसके द्वारा करवाया जाएगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके अलावा सर हमारे यहां जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, उनका चुनाव भी किसके द्वारा कराया जा रहा है? सर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। Thus, we can say that in totality, Election Commission of India is vested with the power or vested with the duty of conducting elections for whom? So for 4 different institutions: President, Vice President, Parliament and the State Legislative Assembly. Why am I again and again highlighting upon the State Legislative Assembly? There is a reason behind that. And that reason is क्योंकि आपको यह पता होना चाहिए हमारे यहाँ एक और बॉडी होती है जिसको हम कहते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन। State Election Commission. However, the State Election Commission do not take part or rather do not conduct the elections of the State Legislative Assembly. ये काम किसका है? ये काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। स्टेट इलेक्शन कमीशन किसका चुनाव करवाता है फिर सर एंड मैम? स्टेट इलेक्शन कमीशन चुनाव करवाता है हमारे यहां ऑफ द पंचायत and urban local bodies. The panchayats and the urban local bodies. ठीक है, ये कौन करा रहा है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट इलेक्शन कमीशन। इसलिए मैं कह रहा हूं प्लीज कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये बॉडी जो बनी है ये बनी है 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट के बाद। दैट इज जब हमारे यहां थर्ड टियर ऑफ गवर्नेंस, दैट इज द लोकल गवर्नेंस वाज इंट्रोड्यूस्ड, तब ये चीज जो है हमारे यहां ये बॉडी बनाई गई। अदरवाइज स्टेट का चुनाव कौन करवाएगा? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है सर एंड मैम, जब ये पहली बार बना था तब इट वाज अ सिंगल मेंबर बॉडी। सिंगल मेंबर यानी इसमें सिर्फ एक इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे। हाउएवर ये बात है 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की ऑफ द ईयर 1989। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द ईयर 1989। क्या हुआ था इस अमेंडमेंट एक्ट में? सर ये 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है ना, इसी अमेंडमेंट एक्ट के तहत आप और हम यानी जो लोग 18 साल से ऊपर के हैं वो वोट डालने के लिए अधिकृत हुए। तो सर क्या पहले नहीं थे? लोग थे सर, लेकिन पहले जो प्रावधान था वो था फॉर 21+ यानी 21 साल से ऊपर के लोग वोट डाल सकते थे। और इस पर्टिकुलर लिमिट को घटाया गया और घटाकर लाया गया कितना? 18 ईयर्स। ये कब किया गया सर? 1989। थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? सर 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। द एज फॉर वोटिंग वाज लोअर्ड डाउन फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स। ठीक है, आई बिलीव आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब सवाल ये उठता है, तो सर इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं? हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जब ये चेंज लाया गया था उस समय हमारे जो इलेक्शन कमीशन है उसका काम एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब चूंकि एकदम से काम बढ़ा
तो हमने क्या किया सर, जो बॉडी पहले सिंगल मेंबर थी इसमें हमने 2 मेंबर्स और ऐड करा दिए एंड तब ये जाके क्या बन गई सर, एक सीईसी और 2 ईसी, एक सीईसी और 2 ईसी, यानी 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स अलॉन्ग विद 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। ठीक है, वेरी गुड। अब बात करते हैं आगे। सर जब हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट की, तो सिंपली जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो अपॉइंट करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स को। इन सभी का टेन्योर कितना होता है, 6 इयर्स और अप टू द एज ऑफ 65 इयर्स, 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष तक। उसके अलावा स्ट्रक्चर की बात की जाए तो मैंने आपको बताया कि पहले ये सिंगल मेंबर बॉडी थी, बट बाद में ये मल्टी मेंबर बॉडी जो है वो बना दी गई। आपके लिए सवाल ये है कि किसी को अगर इलेक्शन कमिश्नर बनना है तो क्या प्रावधान है, क्या उसकी एलिजिबिलिटी है? सो आंसर इज नो, there is no such eligibility which has been mentioned, and that is the only thing which has been the most contentious thing when it comes to the appointment of the chief election commissioner. And इसके लिए अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ये कहा है कि अब इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट जो है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेरोगेटिव ऑफ द प्रेसिडेंट ना रहे, बट रादर एक कमिटी बिठाई जाए और वो कमिटी प्रेसिडेंट को रेकमेंड करेगी कि किसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो आई बिलीव आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। इसी के साथ इलेक्शन कमीशन की जो चीजें आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो हमने यहां पर पढ़ी। अब हम बढ़ते हैं आगे एक अगली बहुत बड़ी हस्ती की तरफ, और इनको कहा जाता है द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, व्हेन वी से अटॉर्नी जनरल, बेसिकली हम बात कर रहे हैं हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री। आई रिपीट, ही इज द टॉप मोस्ट लीगल ऑफिसर ऑफ द कंट्री। इनसे ऊपर कोई लीगल ऑफिसर है ही नहीं सर, सबसे बड़े लीगल ऑफिसर है। बट आखिर इनका काम क्या है? सर इनका काम बहुत सिंपल है। इनका काम सिर्फ इतना है कि आपको हिंदुस्तान की सरकार, यानी जब हम हिंदुस्तान करें यूनियन ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जहां पे भी केस होगा आप उनके लिए एज अ लीगल एडवोकेट खड़े होंगे। यानी जैसे आपके और हमारे लीगल एडवोकेट होते हैं, अगर हमारा कुछ लीगल मैटर होता है तो आप जो है, लेट सपोज अगर आप लोग चाहते हो, आप मुझे बोलोगे आदित्य सर हम चाहते हैं कि आप हमारा केस लड़िए, तो मैं आपके लिए आपका लीगल एडवोकेट बन जाऊंगा। सिमिलरली हमारे इंडियन गवर्नमेंट का जो लीगल एडवोकेट है उनको हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है, हाउएवर, ये कोई गवर्नमेंट के सर्वेंट नहीं कहलाते। कहने का मतलब इट इज नॉट, और रादर दिस पोजीशन इज नॉट एन एम्प्लॉयमेंट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, बट डिस्पाइट ऑफ दैट ही इज द टॉप मोस्ट लीगल ऑफिसर ऑफ द कंट्री। और इनके लिए प्रावधान जो दिया गया है वो दिया गया है सर आपके आर्टिकल नंबर 76 में। आर्टिकल नंबर 76 में। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है इनकी? सर एलिजिबिलिटी बहुत सिंपल है। अगर आप हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए काबिल हैं, आई रिपीट अगेन, अगर आप हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के काबिल हैं, देन इन सच अ सिचुएशन आप बन सकते हैं अटॉर्नी जनरल। यानी एलिजिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि आप सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए एलिजिबल होने चाहिए। एक बार अगर आप एलिजिबल हैं तब आपका नाम कंसिडर किया जा सकता है, एंड देन इफ आप अपॉइंट हो जाते हो, जो कि किया जाएगा बाय द प्रेसिडेंट। क्या टेन्योर होगा आपका? सर देयर इज नो फिक्स टेन्योर, नो फिक्स टेन्योर। जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक आप करेंगे, टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। जिस दिन राष्ट्रपति को लगेगा आपको हटा देना चाहिए, किसी और व्यक्ति को बनाना चाहिए अटॉर्नी जनरल, वो कर दिया जाएगा विदाउट इवन आस्किंग यू। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। सर बात आती है कि इनका फंक्शन क्या है। फंक्शन जैसे कि मैंने बताया, ये हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको लीगल मैटर्स पे सलाह देंगे, ये परफॉर्म करेंगे लीगल ड्यूटीज जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा असाइन की जाएगी। ही विल अपीयर इन द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, एंड ये गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। जब 143 के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट से कंसल्टेशन लेगी, उस समय भी यही है वो जो रिकमेंड कर रहे होंगे। याद करें कंसल्टेशन हमने पढ़ा था when we were reading about what? Sir, when we were reading about article number 143 under the president, तब हमने पढ़ा था ये, राइट जी। इसके अलावा क्या इनका कुछ अधिकार है? सर बहुत अहम अधिकार है इनके पास। क्या अधिकार है? सर इनके पास अधिकार हैं, ये हमारी लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज द पार्लियामेंट।
ये पार्लियामेंट में किसी भी हाउस में जा सकते हैं, उसकी प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसमें अपनी स्पीच भी दे सकते हैं, बट he cannot vote in the house. Yes, this is important. Why? Because a person who is a member of the house can only vote in the house. None other person can vote in the proceedings of the house. For voting, a person has to be the member of the house. For voting, the person has to be the member of the house. Sorry. ठीक है. इसके अलावा इनको वो सारे के सारे प्रिविलेजेस मिलेंगे जो कि एक मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट को मिलते हैं. एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड दैट इज ही इज नॉट debarred from practicing. He is not debarred from practicing. What does this mean? So this basically means कि ये जो व्यक्ति हैं इनको लीगल प्रैक्टिस प्राइवेट करने से नहीं रोका जा सकता. He is the person जो कि खुद अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, अपने केसेस भी ले सकते हैं, प्रोवाइडेड देयर इज सम लिमिटेशन. एंड व्हाट इज दैट लिमिटेशन? सर लिमिटेशन इज दैट ही शुड नॉट एडवाइस अगेंस्ट द गवर्नमेंट. ये ऐसे किसी भी चीज के, ऐसे किसी भी पर्टिकुलर केस को नहीं लेंगे जिसमें ही इज एक्टिंग अगेंस्ट द विल ऑफ द गवर्नमेंट. सरकार के खिलाफ ही एडवाइस नहीं देंगे. क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली यार सरकार आपके सबसे बड़े क्लाइंट हैं, आप उनके अगेंस्ट बात नहीं कर सकते. सिंपल, बस इतना सा. ठीक है. और इनके पास वोट डालने का अधिकार नहीं होगा, ये तो मैंने आपको बता ही दिया. रिमूवल की बात करें तो ही होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड दस ही कैन बी रिमूव्ड एनी टाइम बाय द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट साहब जब चाहेंगे तब इनको हटा सकते हैं. क्या इनके लिए कोई ग्राउंड मेंशन्ड है हटाने के लिए? नहीं सर, there is no such ground mentioned. He can be removed anytime. ठीक है. चलिए, तो यहां पे ये चीज होती है खत्म. लेकिन इससे पहले आपको एक चीज बता देते हैं. सर जिस प्रकार से आर्टिकल 76 के अंतर्गत अटॉर्नी जनरल का पद दिया गया है, सिमिलरली आर्टिकल नंबर 165 के अंतर्गत एक और पद दिया गया है, दैट इज नोन एज एडवोकेट जनरल. एडवोकेट जनरल, ये जो एडवोकेट जनरल है इनका पद वैसा ही है जैसे एक अटॉर्नी जनरल का पद है. सिमिलरली जैसा कि एक अटॉर्नी जनरल का पद है. हाउएवर ये जो अटॉर्नी जनरल का पद है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एडवोकेट की तरह होता है, वेयर एज जो ये पद है एडवोकेट जनरल का, इट इज मेंट फॉर द स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है जी. तो इसी के साथ आई बिलीव आपको ये चीजें समझ में आई होगी. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वेरी इंपॉर्टेंट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वेरी इंपॉर्टेंट, एडवोकेट जनरल वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप इतना कर लेते हैं देन आई बिलीव यू विल बी इन द बेस्ट ऑफ द बेस्ट पोजीशन टू टैकल द क्वेश्चंस फ्रॉम दीज पर्टिकुलर टॉपिक्स. ठीक है. विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ. थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम. अगर अभी तक आप हमारे साथ हमारे पेड बैचेस में नहीं जुड़े हैं देन दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी. आपको पता होगा Y692 कोड को लगाइए. क्लैट, एलेट, DU, LLB हर एग्जाम के लिए आपको यहां पर बेस्ट ऑफ द बेस्ट कोर्स देखने को मिलेंगे. जैसे ही आप ये कोड लगाएंगे 80% का ऑफ आपको मिलेगा. यस 80%. मंथ एंड सेल चल रही है तो अभी जाइए, यूज करिए कोड Y692 एंड अपने लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो है वो कोर्स खरीदने के लिए आप तत्पर रह सकते हैं. विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ. जय हिंद, जय भारत.